ऐसा फिजिकल एरिया जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, जहां के क्लाइमेट को फेस करता है, जो उसका एड्रेस है उसका क्या है, उसके हैबिटेट में उसका डिटेल एड्रेस, जहां जहां वो अपनी माइक्रो हैबिटेट से निकलकर अपनी रिक्वायरमेंट। एक तो है बायोटिक पोटेंशियल और एक है वाइटलिटी। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं। मोस्ट फेवरेबल या कह दीजिए ऑप्टिमम या कह दीजिए अनरेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई भी स्पीसीज ने मैक्सिमम इंडिविजुअल बना सकती है, वही पोटेंशियल बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। ये बात पहले भी समझा दी गई थी। लेकिन अगर कोई भी बीच में कोई ना कोई फैक्टर अनफेवरेबल हो जाता, नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, वाइटलिटी के नाम से पुकारा जाए। नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में होने वाला रिप्रोडक्शन वाइटलिटी के नाम से पुकारा जाएगा। 10 मीटर जाना चाहिए था, एक साल में 7 मीटर ही पहुंचा। 10 मीटर होनी चाहिए थी, 7 मीटर ही पहुंची। तो अब बायोटिक पोटेंशियल आएगा कि वाइटलिटी? लो, वाइटलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लावर कम हो जाएंगे, टोटल उसका पोटेंशियल नहीं देखने को मिल पाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? भाई एक प्लांट एक साल में 10 मीटर हाइट पे जाना चाहिए था, लेकिन 7 मीटर पे ही पहुंचा। अब उसकी टोटल हाइट में कमी आएगी तो फ्लावर कम हो जाएंगे। फ्लावर कम होंगे तो उसका बायोटिक पोटेंशियल मिल पाएगा क्या आपको? नहीं, उसका मैक्सिमम तो देख ही नहीं पा रहे, फिर उसको आप वाइटलिटी के नाम से पुकारेंगे। ठीक बात है। तो बीच में कोई भी चीज अनफेवरेबल हो जाती है, जिसे नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन कहते हैं, वो अगर है तो वाइटलिटी होगा, वाइटलिटी। और अगर सब कुछ अच्छा है और फिर हो रहा है, तो उसे आप बायोटिक पोटेंशियल के नाम से पुकारेंगे। ठीक। इसके बाद कुछ छोटी छोटी सी टर्म आती है, जैसे हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट, होम रेंज क्या होती है वो भी हम। बच्चे को डाउट तो नहीं है बायोटिक पोटेंशियल वाइटलिटी में? पलट दू? अब आराम से बोर्ड पे देखो पहले। ऐसा फिजिकल एरिया जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, जहां जहां के क्लाइमेट को फेस करता है, अरे जो उसका एड्रेस है वही उसका हैबिटेट है। ऐसा फिजिकल एरिया जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, जहां के क्लाइमेट को फेस करता है, जो उसका एड्रेस है वही उसका हैबिटेट है। जैसे डायटम पॉन्ड में रहता है तो पॉन्ड हैबिटेट है। रैबिट ग्रासलैंड में रहता है तो ग्रासलैंड हैबिटेट। लाइन फॉरेस्ट में रहता है तो फॉरेस्ट। आपके किसी रिलेटिव ने आपसे फोन करके पूछा कि किधर, आपने कहा कोटा, तो कोटा आपने हैबिटेट बताया। ठीक। लेकिन ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में उसका डिटेल्ड एड्रेस उसका माइक्रो हैबिटेट कहलाता है। जैसे डायटम पॉन्ड में रहता है तो पॉन्ड क्या है? अरे पॉन्ड के वाटर की सरफेस माइक्रो हैबिटेट। आपने उसकी डिटेल पोजीशन बताई नहीं बताई? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई किधर, आपने कहा कोटा, तो कोटा क्या बोला? अब कोटा के राजीव गांधी नगर के इस हॉस्टल के इस रूम में माइक्रो हैबिटेट। आपने आपकी डिटेल्ड पोजीशन बता दी बेटा, वो माइक्रो हैबिटेट है। तो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म की डिटेल्ड पोजीशन उसका माइक्रो हैबिटेट कहलाती है। सही है? जैसे मान लीजिए ये रहा पूरा कोटा, तो ये रहा आपके हॉस्टल का रूम, ये आपका माइक्रो हैबिटेट है। यहीं आप अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं बेटा। नहीं बेटा, यही करते हैं बेटा। अच्छा आज जोड़ लें अपन, आप यहाँ 6 घंटे 7 घंटे, 8 फाइनल किया, 24 में से 8 हटा दो, 24 में से 8 हटा दो बेटा,
वो आप इंडिविजुअल वाइज वेरी करेगा। मैं तो क्लास ड्यूरेशन ही देखूंगा ना यार। क्लास ड्यूरेशन 6 घंटे का है, 6 में 1-1 घंटा आने जाने का जोड़ लो तो 8 घंटे हो गया। उसके अलावा 10 मान लो, 10, 24 - 10, 14 घंटे तो उधर ही हो यार। और कहीं भी जा रहे हो क्या? तो आप अपने हैबिटेट से निकलकर, माइक्रो हैबिटेट से निकलकर कहां कहां अपनी जरूरतें पूरा करने जाते हो। अरे वो आपका एक फिक्स एरिया होता है, वो जहां जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जा रहे हो। जैसे आप अनअकैडमी आ गए, आप मेस पे चले गए, स्टेशनरी शॉप पे चले गए, बाकी दो का मुझे नहीं पता। तो जहां जहां आप अपनी जरूरतों के लिए घूम रहे हो, वो आपकी आपके हैबिटेट में एक फिक्स जगह होती है। वो ऐसा थोड़ी है कि आप रोज पूरे हैबिटेट के चक्कर काटोगे रे यार, नहीं होता बेटा। ऐसा थोड़ी आज छुट्टी के बाद घर गए, बस्ता पटका, कोटा मेरा हैबिटेट है, एक चक्कर हो जाए। आपका घूमना फिरना आपके हैबिटेट में एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, और वही रेंज आपकी होम रेंज कहलाती है। यहां आप सिटी मॉल में थे, किसी दूसरे संस्थान का बालक भी यहां पहुंचा, बालिका मान लो, क्या दिक्कत है? और रे यहां तो ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। आपको भी कुछ खरीदना था, उसे भी कुछ खरीदना है, और जब दोनों की रिक्वायरमेंट सेम होगी तो ओवरलैपिंग तो होगी बेटा। ओवरलैपिंग एरिया ऑफ होम रेंज, नहीं समझे क्या? देखो, रैबिट घास खाने गया था, हिरण भी आ गया, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों में ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? बेटा आप चाहो तो उसको रैबिट की बरो मान के रैबिट भी तो मान सकते हो, नहीं मान सकते? अरे रैबिट, आप सिटी मॉल गए, वो घास खाने तो जा ही सकता है रे बेचारा यार, उसको क्यों रोक रहा है तू? जाने दे उसे। अभी तक जितनी बातें हुई मैं कह देता हूं, ऐसा फिजिकल एरिया जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, जहां के क्लाइमेट को फेस करता है, जो उसका एड्रेस है, उसका क्या है, उसके हैबिटेट में उसका डिटेल एड्रेस, जहां जहां वो अपनी माइक्रो हैबिटेट से निकलकर अपनी रिक्वायरमेंट। अभी तक जितना कुछ आपने पढ़ा उसे देखकर ऐसा कह सकता हूं कि एक हैबिटेट में कई सारी स्पीसीज होती है, कई सारे निके होते हैं, कई सारी होम रेंज होती है, होम रेंज आपस में ओवरलैप भी करती है। अरे ऑर्गेनिज्म को होम रेंज में ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ता है, इतना कंपटीशन उसे माइक्रो हैबिटेट में नहीं होता। एक दिन की बात है, छुट्टी हुई और आप बाहर जा रहे थे, गार्ड ने रोक लिया। आपने कहा कि भाई आई कार्ड तो दिखाई दिया, मैंने आईडी कार्ड पहले ही दिखा दिया, अब क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? कि एक कुरियर वाला आया है, वो आपको ढूंढ रहा है, आपके लिए कोई बॉक्स, कोई पैकेट लेके आया है। आप ये सुनकर खुश हो गए कि यार किसी ने कुछ भिजवाया। तुरंत आप उस कुरियर वाले से मिलते हैं और वो पैकेट और बॉक्स अपने हाथ में लेते हैं, तो आपको पता लगा कि आपके घर से कुछ आया है। ये देखकर आप भावुक हो गए कि घर वालों को अब भी मैं याद हूं। इसी भावुकता में आपने वो पैकेट वहीं ओपन कर लिया बेटा, और जब पैकेट वहीं ओपन किया तो पता लगा कि आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत सारे लड्डू भिजवाए हैं। ये आवाज लड्डू आपकी बाहर निकलती और आपके मित्र मंडली के चली जाती है। अब समझ जाइए क्या होने वाला है, सब लूट लूट के वहीं खा जाएंगे। अरे समझ रहे हो बेटा आप, सब लूट लूट के वहीं खा जाएंगे। आपको आपकी गलती समझ में आना चाहिए, आपने ये काम होम रेंज में कर दिया। थोड़ी समझदारी रखते, पैकेट को बैग में रखते और माइक्रो हैबिटेट में खोलते, क्या इस लेवल का कंपटीशन आपको देखने को मिलता? नहीं, कंपटीशन वहां कम होता। एब्सेंट तो मत कहना, क्योंकि क्या कंपटीशन कभी एब्सेंट होता नहीं है। हो सकता है आपका रूम पार्टनर आपको कंपटीशन दे दे बेटा, आप कहें कि रूम पार्टनर नहीं है तो वो कंपटीशन दे दे जो आपकी विंडो से झांकता है।
दे सकता है यार कि यार लड्डू देखे थे यार भाई खाते हुए, हमें भी खिलवाऊं, क्या मामला है? अगर ऐसा है तो इस तरह से सारी टर्म समझ में आ रही है आपको? अरे रैबिट, चूहे की बरो है, सांप आ गया। मैं समझा रहा हूं, माइक्रो हैबिटेट में भी कंपटीशन है। माइक्रो हैबिटेट का क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है। कौन सा क्लाइमेट? माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो हैबिटेट के क्लाइमेट को माइक्रो क्लाइमेट के नाम से पुकारा जाएगा। जल्दी से मुझे बताएंगे आप, जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा, क्या आपके रूम का टेम्परेचर उतना ही है जितना बाहर का है? ऐसा क्लाइमेट जो नॉर्मल हैबिटेट से अलग है वो माइक्रो क्लाइमेट है बेटा। ऐसा क्लाइमेट जो नॉर्मल हैबिटेट से अलग होता है उसे माइक्रो क्लाइमेट के नाम से पुकारा जाता है। मुझे तुरंत तुरंत आंसर मिलना चाहिए। डायटम पॉन्ड में रहता है। पॉन्ड क्या है? पॉन्ड के वाटर की सरफेस, वहां का क्लाइमेट। माइक्रो का मतलब छोटा ही नहीं होता, जो अलग है उसको कहा है। लेकिन अब आप कहें कि सर हम तो रूम में चले गए, रैबिट बरो में चला गया, बेचारा एक ट्री कहां जाएगा? ट्री का माइक्रो क्लाइमेट कैसे देखेंगे? जब ऐसी बातें आपके मन में आती है तो आप बच्चों को तुरंत कह देना है कि इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी माइक्रो क्लाइमेट है बेटा। बाहर बहुत गर्मी है, ट्री का इमीडिएट टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। बाहर बहुत ठंड है, आपका इमीडिएट टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि आपकी बॉडी 37 चाहती है। अगर ऐसा है तो इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसका माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है। जहां जहां तक इसने अपनी रूट को फैला दिया है, जहां जहां तक इसने अपनी ब्रांचेस को फैला दिया है, वहां वहां तक का एरिया इसकी होम रेंज कहलाता है। कौन सी रेंज? होम रेंज के नाम से इसे पुकारेंगे बेटा, क्योंकि जा नहीं सकता, फैला तो सकता ही है। तो अभी तक क्या क्या टर्म हो गई? हैबिटेट हो गया, माइक्रो हैबिटेट हो गया, होम रेंज हो गया, और साथ के साथ में माइक्रो क्लाइमेट भी हो गया। ठीक, माइक्रो क्लाइमेट की 3 डेफिनेशन बोली है मैंने, मैं रिपीट करूंगा। पहला, माइक्रो हैबिटेट का क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट। दूसरा, ऐसा क्लाइमेट जो नॉर्मल हैबिटेट से अलग है। और तीसरा, इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक बात? तो ये तुरंत फोटो बना लो बेटा। नीके और माइक्रो हैबिटेट की बात करें तो मैं कहूंगा माइक्रो हैबिटेट नीके का एक पार्ट है। माइक्रो हैबिटेट इक्वल्स टू नीके नहीं कह सकते। हाँ, नीके हैबिटेट और नहीं बेटा सुनो, मैं रैबिट के नीके में उसके हैबिटेट और उसके वर्क को नोट करता हूं कि उसने क्या काम किया और कहां किया। कहां मतलब हैबिटेट है, तो यहां हैबिटेट उसके निक्के का एक पार्ट है। आप निक्के को किस तरह से देख रहे हो? निक्के क्या कोई फिजिकल स्पेस है क्या? है, लेकिन ओनली नहीं, उसके अंदर उसका फंक्शनल रोल भी तो आता है बेटा, ऐसा कहना। ठीक, तो हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट उसके निक्के के पार्ट हैं, पूरा निक्के नहीं है। सब जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक और एबायोटिक, स्पेसिफिक बायोटिक और स्पेसिफिक एबायोटिक इंटरेक्शन की स्टडी इकोसिस्टम कहलाता है। स्पेसिफिक बायोटिक, स्पेसिफिक एबायोटिक इंटरेक्शन की स्टडी को आप इकोसिस्टम कहते हो। मैंने स्पेसिफिक क्यों लिखा, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब बायोटिक ए बायोटिक का टाइप बदलता है तो इकोसिस्टम बदल जाता है। तो एक इकोसिस्टम का बायोटिक ए बायोटिक स्पेसिफिक होना चाहिए। नहीं समझे क्या? ये मैंने उस दिन पॉन्ड का एग्जांपल लिया था ना यार, जिसके बाहर ग्रासलैंड और ट्री ऐसे बताए थे आपको। अरे याद है कि नहीं यार? तो एक इकोसिस्टम का बायोटिक ए बायोटिक स्पेसिफिक होना चाहिए, ये समझ जाओ बेटा। मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं चलाना है क्लास में। दस्ती मतलब वो जब्ती दस्ता, जब्त करने वाले मोबाइल को, वो बाहर ही घूम रहा है बेटा, तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और बैंगलोर कुरियर हो जाएगा।
ये मैं पहले कह देता हूं आपसे यहीं से। और फिर जैसे ही बेंगलोर कुरियर हुआ फिर पापा जी वहीं लेने जाएंगे, तो पापा जी का फोन आपके पास आएगा कि बेटा आईफोन तो रहने दे, तू ही आ जा। सही है ना बेटा? चलिए, तो इकोसिस्टम के बायोटिक ए बायोटिक स्पेसिफिक होने चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक होने चाहिए बेटा। जैसे ही बायोटिक ए बायोटिक बदलता है, इकोसिस्टम का टाइप भी बदल जाता है। राइट? अब ध्यान से, आज हमारी अर्थ पे जहां कहीं भी कोई भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल से मेरा कहने का मतलब ह्यूमन ने जो बनाया है। अरे इकोसिस्टम कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट से मेरा कहने का मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो अपने सारे काम खुद कर लेता है बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के। लेकिन जिस इकोसिस्टम को अपने फंक्शन करने के लिए ह्यूमन सपोर्ट चाहिए वो इनकम्प्लीट है। जैसे किसी फॉरेस्ट में क्या कोई पानी पिलाने जा रहा है क्या? लेकिन आप अपने गार्डन में 3 दिन पानी देना बंद कर दो, सूख जाएंगे, मर जाएंगे। समझ जाओ रे बेटा, आपका आपका गार्डन इनकम्प्लीट और वो फॉरेस्ट कंप्लीट है। अरे इकोसिस्टम टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। इकोसिस्टम टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह का हो सकता है। इकोसिस्टम इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा, बहुत छोटा, जिसे आप नैनो इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हो। बड़ा, बहुत बड़ा, जिसे आप मेगा इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हो। नैनो, जैसे पानी की एक बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम है। बड़ा, बहुत बड़ा, ओशन जितने बड़े हो सकते हैं। नहीं समझ पा रहे? याद रखो रे बेटा, मेगा इकोसिस्टम बायोम है। अरे आज थोड़े ठंडे पड़े हुए हो आप लोग, क्या मामला है? एक्टिव रहो बेटा। कल 8 बजे से एक्स्ट्रा क्लास है आज सुबह, तब से यही हो क्या आप आज? वो इसीलिए कह रहे थे कि आप हो गया हमारे। ओहो, तो 12 घंटे का मामला हो जाएगा ये, 8 to 8। अच्छा, ओ आने जाने का भी जोड़ना पड़ेगा। ओहो, मामला ये तो 14 हार पे चला गया है बेटा। तो 10 ही घंटे आप वहीं पर हो, और 10 में से भी मैच पे 2 घंटे निकाल ही लेते हो। गजब। चलिए, खाना नहीं बनाते आप वहाँ? अच्छा ठीक, खाते हो, आधे घंटे का मामला जोड़ लूं? चल, चलो ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। मैं आपके इस डेडिकेशन को देखकर भावुक हो रहा हूँ, मेरी आंखें भर आई बेटा। गजब, कुछ कर ही गुजरोगे आप। अभी ग्लूकोज का पानी पिलाऊंगा तेरे को, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। समोसे वो मैंने पूछा था, खत्म हो गया अभी यार। वो आज तुमने बोला ही लेट से बोला। तुम कल टाइम से बोलना मेरे को, अगली बार व्यवस्था करवाऊंगा मैं सारी, कि मंगवा के रखो, बच्चे आ रहे हैं वहीं ले लेंगे तुमसे, पैसे वहीं ले लेना इनसे। तो इधर देखो बेटा, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है
वही मोस्टली कंप्लीट होता है। अरे वही परमानेंट होता है। नहीं है इसको जरूरत किसी ह्यूमन सपोर्ट की। ये तो सेल्फ रेगुलेटरी है। ये सेल्फ सस्टेन्ड है। ये सेल्फ मेंटेन्ड है बेटा। नहीं है जरूरत इसे किसी की। सेल्फ रेगुलेटरी, स्वचालित, स्वचालित है। सेल्फ, अरे अरे मंगवाए मंगवाए बेटा। नेचुरल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, हाँ। सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ मेंटेन्ड है। सेल्फ रेगुलेटरी मतलब स्वचालित, जो अपने काम खुद से करता है, खुद से चलता है। सेल्फ सस्टेन्ड मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड, जिसे हम स्वनियंत्रित कहते हैं, स्वनियंत्रित। सेल्फ मेंटेन्ड मतलब स्वनियमित। नहीं समझ पा रहे? अच्छा सुनो बेटा, अपने अंदर होने वाले छोटे मोटे डैमेज को ठीक करना जानता है, सेल्फ मेंटेन्ड है। सेल्फ कंट्रोल्ड मतलब कि सेल्फ सस्टेन्ड होता है। सेल्फ रेगुलेटरी मतलब जो खुद से चलना जानता है, अपने फंक्शन खुद कर लेता है, उसको बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के सारे काम करना आता है। बेटा ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ये एक्वेटिक भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल जैसे कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा। एक्वेटिक जैसे बिल्कुल पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, ओशियन है, एक्सेट्रा भी है। याद रखो जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए, पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम होगा। जब तक आपसे कुछ अलग ना कह दिया जाए, पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम होगा। यहां पर याद रखो बेटा, अगर आपसे कहा कि गांव वालों ने गड्ढा खोदा, उसमें पानी भरा, तो वो आर्टिफिशियल है। लेकिन कुछ नहीं कहा, पॉन्ड क्या तो हमारे लिए तो नेचुरल है, क्योंकि हम पहले अच्छा सोचते हैं। इसको हम चाहते तो और आगे डिवाइड कर देते, रुका पानी, बहता पानी, स्टैग्नेंट रनिंग, लैंटिक और लॉटिक। नहीं करना, इतना ही बहुत है। लेकिन बाय द वे कोई बच्चा घर जाके पढ़े तो उसके लिए मैं पहले ही कह देता हूं, लैंटिक और लॉटिक शब्द, लैंटिक और लॉटिक टर्म फ्रेश वाटर के लिए यूज होती है, मराइन के लिए नहीं। कोई बालक मेरे से आके नहीं कहेगा कि ओशियन लैंटिक है कि लॉटिक। हाँ, वो मराइन वाटर है बेटा। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम मोस्टली इनकम्प्लीट है, टेम्पररी है, तभी चलता है जब ह्यूमन सपोर्ट मिलता है। अभी बताऊंगा। जैसे आप एक्वेरियम को देखो, दाना डालना बंद कर दो। आप क्रॉपलैंड्स को देखिए, इरिगेशन फर्टिलाइजेशन बंद कर दो, गार्डन में पानी देना बंद कर दो। ठीक, मैंने कहा कि नेचुरल इकोसिस्टम मोस्टली कंप्लीट है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मोस्टली इनकम्प्लीट है। क्योंकि पानी की बूंद नेचुरल बन सकती है, वो सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है। नहीं समझे क्या? अरकाटा के लोगों ने बनाया आर्टिफिशियल था, आज कंप्लीट है। तो हर नेचुरल कंप्लीट हो जरूरी, हर आर्टिफिशियल इनकम्प्लीट हो जरूरी। लेकिन आपके लिए तो नेचुरल कंप्लीट और आर्टिफिशियल, जब तक वो कुछ लिख के ना दे दे, क्योंकि आप पहले। इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इकोसिस्टम एक्वेटिक भी होते हैं। इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी, इकोसिस्टम एक्वेटिक भी है।
जल्दी से मुझे बताएंगे आप। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप पहले किसको सोचते हैं? अच्छा सोचेंगे। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोसिस्टम नेचुरल भी होते हैं, इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी होते हैं। जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए आप नेचुरल, क्योंकि आप पहले, अच्छा ये ध्यान रखना, अगर उसे कहना ही होगा तो लिख के देगा। नेचुरल और आर्टिफिशियल में है दोनों ही, लेकिन आपके लिए पहले नेचुरल है, ये याद रखेंगे। इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट बनाते हैं, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट बनाते हैं। और इकोसिस्टम के दो ही कंपोनेंट है, बायोटिक और, वैसे तो सब बच्चे जानते हैं कि बायोटिक में प्लांट एनिमल माइक्रोब आता है, और ए बायोटिक के अंदर लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर आता है। लेकिन आज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छी अच्छी टर्म देके पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के ऐसे बायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम में पहली बार एनर्जी लेके आते हैं, अरे इकोसिस्टम का फूड प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। आज तो सब बच्चे सीधा कह दो बेटा, इकोसिस्टम के जो जो ऑटोट्रॉफ वो प्रोड्यूसर है। इकोसिस्टम के जितने भी हेट्रोट्रॉफ हैं वो प्रोड्यूसर की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और जो प्रोड्यूसर की एनर्जी को कंज्यूम करेगा उसे आप कंज्यूमर के नाम से पुकारोगे। अरे आज तो सीधा कह दो रे बेटा, इकोसिस्टम के जो जो हेट्रोट्रॉफ वो इकोसिस्टम के कंज्यूमर कहलाते हैं। बात क्लियर है? हेट्रोट्रॉफ के अंदर यहां पर एनिमल भी आते हैं, हेट्रोट्रॉफ के अंदर माइक्रोब भी आते हैं बेटा। और आज इनको मैं दो तरह से डिवाइड करूंगा। जो यहाँ के एनिमल है उनको मैं मैक्रो कंज्यूमर कहूंगा बेटा, और जो यहाँ के माइक्रोब है उन्हें बेटा मैं माइक्रो कंज्यूमर कहूंगा। मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, ये मैंने साइज की बेसिस पे तो डिवाइड किया है, इस बेसिस पे भी किया है कि दोनों का खाने का तरीका अलग अलग। जो पहले खाते हैं फिर पचाते हैं वो मैक्रो है, और जो पहले पचाते हैं फिर खाते हैं वो माइक्रो है। जो खा खा के पचाएगा वो, जो पचा पचा के खाएगा वो, अरे समझ पा रहे हो क्या आप? यहाँ इन मैक्रो कंज्यूमर्स को आगे फिर डिवाइड कर देंगे हम। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी या टॉप कंज्यूमर होंगे, आगे पढ़ेंगे डिटेल से, चिंता मत करो। माइक्रो कंज्यूमर के अंदर डीकंपोजर्स आते हैं बेटा, और डीकंपोजर्स हमारी अर्थ के सबसे अच्छे डीकंपोजर बैक्टीरिया और फंजाई है। फंजाई, ए बायोटिक के अंदर वही सारे नाम आ रहे हैं। यहाँ लाइट भी है, यहाँ टेम्परेचर भी है, यहाँ सॉइल भी है, यहाँ वाटर भी है, यहाँ एयर भी है। लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब ए बायोटिक है। और जब बायोटिक ए बायोटिक आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम के फंक्शन बनते हैं। लाइट के आने से प्लांट का फोटोसिंथेसिस करना, फूड प्रोडक्शन करना प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अरे प्लांट की एनर्जी को हर्बियोर और हर्बियोर को कार्निवोर खा रहे हैं, एनर्जी फ्लो कहलाता है। याद रखेंगे आप, यहाँ पर प्लांट एनिमल दोनों मर जाओ, माइक्रोब का खाना डिकम्पोजिशन कहलाता है। और मिनरल आओ और मिनरल जाओ, मिनरल साइकिल है। आज इस मिनरल साइकिल को हम एक नया नाम दे रहे हैं। आज इस मिनरल साइकिल को हम कहेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। कौन सी साइकिल? बायो जियो केमिकल साइकिल। अरे आपने इसको बायो जियो केमिकल साइकिल क्यों कहा? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये रहा बायो और ये रहा जियो। जियो बेटा जियो। क्या बायो के अंदर प्लांट एनिमल माइक्रोब आते हैं? क्या जियो के अंदर मैं यहाँ सॉइल वाटर और एयर को रख दूं? मैंने उन का नाम लिखा जिन जिनमें साइक्लिक है। प्लांट सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब कर, एनिमल तू से खा जा, खा के दोनों मर जाओ, क्या वापस सॉइल में आएगा? जाओ,
मरो, क्या वापस पानी में आएगा? O2 ले लो, CO2 दे दो, CO2 ले लो, O2 दे दो, क्या लगातार चल रहा है? क्या मिनरल और गैस बायो और जियो के बीच में लगातार साइक्लिक है? ऐसी साइकिल को कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ये दो तरह की होती है, ये मिनरल साइकिल भी है, ये गैसियस साइकिल भी होती है बेटा। मिनरल और गैस बायो और जियो के बीच लगातार साइक्लिक रहता है, उसी को कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। क्वेश्चन आ रहा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि एक इकोसिस्टम को स्टडी करके हम कंप्लीट नेचर को समझ सकते हैं? कर सकते हैं। जो एक इकोसिस्टम में हो रहा है वही कंप्लीट नेचर में हो रहा है। नहीं मानो तो चलो पॉन्ड में, जो पॉन्ड में हो रहा है वही दुनिया में हो रहा है। क्या पॉन्ड के प्लांट लाइट के आने से फोटोसिंथेसिस करते हैं? दुनिया में कहीं भी चले जाओ प्लांट यही करते हैं। क्या पॉन्ड के प्लांट की एनर्जी को हर्बियोर खाते हैं? क्या हर्बियोर को कार्निवोर खाते हैं? दुनिया में कहीं भी चले जाओ यही होगा। अरे टाइप बदल जाएगी, वैरायटी बदल जाएगी, लेकिन काम वही होगा जो एक इकोसिस्टम में हो रहा है। लेकिन मैं साथ में ऐड कर देता हूं, पानी की बूंद स्टडी करने मत बैठ जाना। स्टडी करो तो ढंग का इकोसिस्टम करो रे, बूंद ही मिली क्या? समझ पा रहे हैं आप? तो कहो, इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये स्टेटमेंट है आपके पास, लिखना है इधर, लिखो। इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। दूसरा क्वेश्चन एक और आ गया, बोर्ड पे देखो बेटा। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें प्रोड्यूसर है, माइक्रो कंज्यूमर है, लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर है, लेकिन मैक्रो कंज्यूमर एनिमल एक भी नहीं है, ना कोई इंसेक्ट ना कोई और। क्या ये इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी सेल्फ सस्टेन कंप्लीट होगा? होगा। इकोसिस्टम को चलने के लिए ये चार फंक्शन चाहिए। आओ रे लाइट, करो रे फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी, टूटो रे पत्ती, खाओ रे बैक्टीरिया, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, आओ रे मिनरल, जाओ रे मिनरल, बायो जियो केमिकल साइकिल। नहीं समझे क्या? आज कह देना बेटा, essential biotic component of an ecosystem, producer and micro consumer। मैक्रो कंज्यूमर एसेंशियल नहीं है, प्रोड्यूसर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो एसेंशियल, ऐसा कहते ही आपके मन में तुरंत आ जाएगा, पॉलिनेशन कौन करेगा? तो मैं उन बच्चों को समझा देता हूं, एल्गी से लेकर जिम्नो तक किसी एनिमल की जरूरत नहीं है। एल्गी से लेके टेरिडोफाइटा, एल्गी ब्रायो टेरिडो सिर्फ पानी, जिम्नो केवल हवा। एनजीओ में भी गण हैं जो हवा पानी से पॉलिनेट होते हैं, वो मर जाओ जो इंसेक्ट और एनिमल से पॉलिनेट होते हो। हमारी अर्थ और ग्रीन हो जाएगी। इन्होंने तो आके खा के कमी किया है। कुछ बच्चों को चिंता हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? माइक्रोब और प्लांट भी छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते क्या? प्लांट भी तो रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज करते हैं, है ना बेटा? माइक्रोब भी तो करते हैं यार, उसकी चिंता मत करो। तो फिर बच्चों को आखिरी चिंता ये हो रही है कि जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर आए क्यों? ऊपर वाला कोई भी काम बिना लॉजिक के तो नहीं करता यार। जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर क्यों आए? इस बात का पता आज आपको नहीं लगेगा, ये उस दिन लगेगा जिस दिन मैं आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। हाँ, जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे
तो आप सब बच्चे समझ जाएंगे कि आए हैं तो कोई बात जरूर है, बिना बात के तो नहीं आते। लेकिन आज तो लिखो स्टेटमेंट हाईलाइट करके, essential biotic component, essential biotic component of an ecosystem, essential biotic component of an ecosystem, producer and micro consumer. Essential biotic component of an ecosystem, producer and micro consumer. मैक्रो असेंशियल नहीं, असेसरी है। जिस इकोसिस्टम में मैक्रो है वो इकोसिस्टम हरे के साथ भरा है, नहीं कोई बात नहीं, हरा हरा भी चलेगा, क्योंकि वो असेंशियल कंपोनेंट नहीं है। ये बात पहुंच गई सब बच्चों तक? तो चलिए फिर एक एक करके इन्हीं को डिटेल से पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले प्रोड्यूसर को पढ़ेंगे, फिर मैक्रो को पढ़ेंगे, फिर माइक्रो को पढ़ेंगे एंड सो ऑन। यही सब कुछ पढ़ना है अब हमें। तो शुरुआत कर दें फिर सबसे पहले यहीं से। लेकिन उसके पहले कुछ बातें यहां पर ये लिख लीजिए। टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय एजी टेंसले और फादर। इकोसिस्टम के लिए मैंने लिखा है, इकोलॉजी के लिए नहीं। इकोलॉजी के फादर रीटर और टर्म हैकल, ये इकोसिस्टम के लिए है बेटा। फादर ओडम है, ओडम, ईपी ओडम, एजी टेंसले, ऐसे नाम है कुछ, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, पलट दू पत्ता। प्रोड्यूसर मैंने अभी अभी आपसे कहा, जो ऑटोट्रॉफ वो प्रोड्यूसर। जितने भी ऑटोट्रॉफ है प्रोड्यूसर हैं। नाम और भी आएंगे, अभी देखेंगे हम। अगर जो ऑटोट्रॉफ वो प्रोड्यूसर है तो ग्रीन प्लांट तो आएंगे ही सही, ग्रीन प्लांट्स तो आएंगे ही सही। अरे फोटो और कीमो, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आएंगे। ग्रीन प्लांट तो आएंगे ही सही, फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आएंगे। बेटा बेटा इधर बोर्ड पे देखो, पहले इधर, बाद में बतिया लेना चुपके चुपके से। प्रोड्यूसर वही है जो ऑटोट्रॉफ है, तो ग्रीन प्लांट तो है ही, फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी है। लेकिन बैक्टीरिया बहुत स्वार्थी प्रोड्यूसर है, जो भी करते हैं खुद के लिए करते हैं। लेकिन जरा ग्रीन प्लांट को देखो, अपने लिए तो खाना बनाते ही हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। और वो अच्छा नहीं होता बेटा जो सब कुछ खुद के लिए ही करे। अच्छा वो है जो खुद के लिए करो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भी तो खिलाओ रे यार। तो बताइए, हाँ, ये बात मेरे दिल तक पहुंची आपके बेटा। आज सच में भावुक कर दोगे आप लोग, हाँ? बहुत बढ़िया। आज सोच के बैठे थे कि आप। तो बताओ बेटा, हमारी अर्थ के रियल प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट है बेटा। रुको बेटा, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, अपन सब तो कंज्यूमर है यार। समझ जाओ बेटा, अभी समोसे के लिए अभी कढ़ाई चढ़ाई है, देखो क्या होता है, तेल गरम हो रहा है। तो यहाँ पर रियल प्रोड्यूसर कौन? ग्रीन प्लांट। अरे फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो नारियल है। जो रियल नहीं होता उसे नारियल कहते हैं। नहीं समझेगे बात को? जो रियल नहीं है वही तो नारियल है। तो बैक्टीरिया क्या है? नारियल है। क्या फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या? छोटू थोड़ा देर लगाता है समझने में।
छोटी नई ट्यूबलाइट लगाओ बेटा, ये लिप जिप वाली पुराने जमाने की है। तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लग जाएगी धीरे धीरे। ध्यान दो, फोटो और कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसर नहीं है क्या? है, लेकिन नारियल है। नारियल किसको कहते हैं? जो रियल नहीं होता। अरे रियल तो कौन है? ग्रीन प्लांट। तो हम तो बात इन्हीं को लेके आगे बढ़ाएंगे जो रियल है। ग्रीन प्लांट को दो तरह से डिवाइड करेंगे, मैक्रोफाइट, माइक्रोफाइट। मैक्रोफाइट वो हैं जो टेरेस्ट्रियल एरिया के प्रोड्यूसर हैं, जहां बड़े बड़े ट्री तो हैं ही, हर्ब भी है, श्रब भी है ना बेटा? क्या सब बच्चे जानते हैं कि प्रोड्यूसर लाइट एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले तो कन्वर्टर भी कहलाते हैं। एनर्जी के एक रूप को दूसरी रूप में ले जाते हैं, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाने वाले ट्रांसड्यूसर भी कहलाते हैं। प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ, कन्वर्टर, ट्रांसड्यूसर, ये एक ही नाम है, एक के ही, प्रोड्यूसर के। अच्छा, कन्वर्टर किसे कहते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, और एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाने वाले ट्रांसड्यूसर। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यही फोटोसिंथेसिस अगर यूनिट एरिया यूनिट टाइम में हो रहा है तो उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यूनिट एरिया यूनिट टाइम में होने वाले फोटोसिंथेसिस को प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारा जाएगा। चलो, जब चर्चा हो ही रही है तो फिर देख ही लो रे बेटा, यहां पर आप एक यूनिट एरिया लेके देख ही लो। मान लीजिए आज मैंने यहां 10 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया है, 10 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो आप बच्चों से पूछा कि इस एरिया में टोटल कितने प्लांट हैं, तो आपने कहा कि एक ट्री बाकी हर्ब श्रब को मिलाकर 100 है। दे दो इनको 1 साल का टाइम, और 1 साल बाद इनकी टोटल प्रोडक्शन 1000 किलो कैलोरी पर मीटर, पर 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो है ना यूनिट एरिया हमारा, पर 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर हो रहा है। यूनिट टाइम यूनिट एरिया टोटल प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल प्रोडक्शन ही क्या है? प्रोडक्टिविटी। आओ एक्वेटिक में चलते हैं, उधर भी कंपेयर करेंगे। ये तो हो गए टेरेस्ट्रियल एरिया के प्रोड्यूसर, और अब आ जाइए एक्वेटिक एरिया में जहां माइक्रोफाइट है बेटा। माइक्रोफाइट एक्वेटिक एरिया में ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन। इधर से उधर कंपेयर करेंगे तो बराबर का एरिया ले लो, उतना ही 10 मीटर स्क्वायर का। और 10 मीटर स्क्वायर एक एरिया लेके मैंने आपसे पूछा कि पहले प्लांट का नंबर बताओ, छोटे हैं नंबर ज्यादा होगा। उतने ही एरिया में 1 लाख प्लांट यहां पर है, 1 लाख, उतने ही एरिया में। क्वेश्चन आ गया, यहां लिख देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर यूनिट एरिया। आपके ऑप्शंस हैं, ग्रासलैंड आपके ऑप्शन में है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, और आपके पास ऑप्शन है पॉन्ड। तो आपका आंसर, क्यों पॉन्ड? फॉरेस्ट तो बड़ा होता है पॉन्ड से। यूनिट एरिया, जितना एरिया आपने फॉरेस्ट में लिया उतना ही ग्रासलैंड में, तो उतना ही पॉन्ड में।
अरे बराबर का एरिया लोगे तो वो ज्यादा होगा जो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा तो फाइटोप्लैंक्टन है। नहीं पहुंचा क्या? पहुंच गया बेटा। तो 1 लाख प्लांट यहां पर है, और 1 लाख प्लांट को आपने वही यूनिट टाइम दे दिया, तो यहां का प्रोडक्शन 800 किलो कैलोरी पर 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर हो रहा है। ओ हो, नंबर ज्यादा लेकिन प्रोडक्टिविटी कम। क्यों? अगर आज मैं यहां टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को कंपेयर करता हूं, अगर आज मैं यहां टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को कंपेयर करता हूं, तो जल्दी बताइए बायोमास किसका ज्यादा, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक? तो क्लोरोफिल कंटेंट कहां ज्यादा आता है? तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कहां ज्यादा? गजब हो गया। लेकिन बच्चों आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ लिया ना? मुन्ना एक बात सुनना बेटा, मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं ना, ये इस बाउंडेशन के साथ लिख रहा हूं, यूनिट एरिया यूनिट टाइम। वरना आपके एनसीईआरटी तो कह रही है कि जितना टोटल फोटोसिंथेसिस होता है उसका मैक्सिमम एल्गी करती है। नहीं करती क्या? फिर भी मैंने आज टेरेस्ट्रियल में ज्यादा बताया है, क्योंकि मैं बाउंडेशन के साथ देख रहा हूं यूनिट एरिया और यूनिट टाइम। हमारी अर्थ के 2/3 एरिया में पानी फैला पड़ा है। वैसे ओवरऑल देखा जाएगा तो एक्वेटिक आगे है फोटोसिंथेसिस के मामले में, लेकिन प्रोडक्टिविटी का केस जब आता है तो टेरेस्ट्रियल आगे चला जाएगा। नहीं पहुंचा क्या? जो बॉटम लाइन है, जो हाईलाइटेड लाइन है, वो तो ये है कि एक्वेटिक एरिया में प्रोड्यूसर के नंबर ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम। ये हाईलाइटेड है, इसके लिए सब कुछ बताया है। प्रोडक्टिविटी कम है, 3 कारण मैंने समझा दिए, कारण और भी है जो आगे बताऊंगा मैं आपको, जहां आएंगे वहां समझाऊंगा बेटा। जब प्रोडक्टिविटी डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां अपने आप आ जाएंगे, लेकिन आज जो कहा बस कह दिया। बात सब बच्चों को क्लियर हो पा रही है? तो ये प्रोड्यूसर। आ जाइए अब चलते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स पे। ये अपने शब्दों में लिख लीजिएगा खुद से ही वहां, कि एक्विटिक एरिया के नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज्यादा लेकिन प्रोडक्टिविटी कम। और हां, यहां नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज्यादा बट प्रोडक्टिविटी कम। अब सुनो बेटा, यहां मैंने नंबर पूछा है, नंबर, प्रोडक्टिविटी नहीं। प्रोडक्टिविटी में मामला फॉरेस्ट पे चला जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन यूनिट एरिया हो गया। आ जाओ तो फिर चलते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स पे। जो एनिमल्स है बेटा, बचाओ। नहीं यार, क्यों उल्टा उल्टा लिखते हो यार? पहले खाओ, फर्स्ट इंजेस्ट, भूख लग रही है आज, देन डाइजेस्ट। अभी व्यवस्था कराता हूं, मैं बाहर जाता हूं, अगर होंगे तो मिलेंगे बेटा। ना बात समझ से की हुई है, बाकी कुछ नहीं अभी। इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। तो ये देखो आप, ये देखो आप, चाय, अभी कोल्ड ड्रिंक मांगेंगे, क्या होगा? बोलूंगा अभी हलवाई से बात करता हूँ, इधर देखो। पढ़ लो पहले, पढ़। आज क्या खाने पीने पे क्या सोच रखी है तुम लोगों ने? तुम्हें कैसे पता बेटा? अच्छा अच्छा, ऐसे, हाँ। तो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसे कंज्यूमर जो डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट, डायरेक्टली डिपेंड ऑन, जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। प्लांट को खा रहे हैं तो इन्हें हर्बियोर भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, रैबिट,
काउ, डियर, हाँ डियर, बकरी भी आ जाएगी। आज बावड़े हो गए सब। हाँ, जू प्लैंकटन, इंसेक्ट, अरे ऐसे कैसे मारा जाएगा बेटा, चूहा भी आएगा, चूहे तो पेट में दौड़ रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो डिपेंड ऑन, फिर वही बात, मैं तो मंगा देता बेटा, पर क्या करूं, मेरे लिए सिर्फ आप ही बच्चे नहीं हो यार, ये बात है बेटा। अच्छा ऐसे कैसे चुपके से खा लोगे यार, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो यहाँ था कार्निवोर, अरे इधर इधर, डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं क्योंकि एनिमल को खा रहे हैं। चलिए, अब जो एनिमल को खाता है, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि उसने मार के खाया कि मरा हुआ खाया। रिपीट करूंगा फिर सुनेंगे। कार्निवोर वो है जो मांस खाते हैं, चाहे मार के खाओ चाहे मरा हुआ खाओ, खाया तो मांस ही यार। स्कैवेंजर, बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, क्या क्रो भी आएगा, आर्कटिक फॉक्स भी है, ये सब के सब यहां पर स्कैवेंजर के एग्जाम्पल है। अब मेरे शब्दों पे दोबारा ध्यान दीजिए, कार्निवोर प्रीडेटर भी है, स्कैवेंजर भी है, लेकिन वो वाले कार्निवोर प्रीडेटर है, ये वाले कार्निवोर प्रीडेटर है, क्योंकि फूड चेन 3 प्रकार की होती है, प्रीडेटरी, पैरासिटिक, टेट्राइटस, नाम बोलेंगे। जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए, डेट्राइटस डेड मटेरियल से चलता है बेटा, जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए आपके लिए फूड चेन प्रीडेटरी होती है, जब तक आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा फूड चेन प्रीडेटरी होगी, ये याद रखेंगे। तो वो वाले कार्निवोर स्कैवेंजर है कि प्रीडेटर? क्या कार्निवोर सिर्फ प्रीडेटर होते हैं? ये स्कैवेंजर भी होते हैं, लेकिन हम ये तो प्रीडेटर देख रहे हैं, और प्रेडेटर के ही एग्जाम्पल में यहां पर लिखूंगा। आओ भेड़िया, मछली तुम भी, अच्छा, फ्रॉग, सांप भी, अच्छा अच्छा, डॉग कैट भी आएंगे, आज हद हो गई भाई। तो यहां पर ये सब आ रहे बेटा, ये मैंने डॉग लिखा, मैंने कैट लिखी, लेकिन कोई भी बच्चा इस डॉग को गली वाला ना समझे, ये शिकारी है, वाइल्ड डॉग है बेटा, क्योंकि गली वाला तो ओमनीओर है, उसे रोटी मिल जाए तो खा जाए, उसे मांस मिल जाए तो खा जाए। मैंने वो कैट लिखी, लेकिन कोई भी बच्चा उस बिल्ली को घर पर रहने वाली ना समझे, क्योंकि घर पर रहने वाली बिल्ली दूध पी जाती, रोटी खा जाती, चूहा पकड़ लेती, ओमनीओर है, वो तो वाइल्ड कैट है बेटा। समझ पा रहे हैं आप? ओमनीओर किसे कहते हैं? जो हर्बीओर और कार्निवोर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। आ जाइए टॉप कंज्यूमर्स पे। टॉप कंज्यूमर उन कंज्यूमर को कहा जाता है, टॉप कंज्यूमर उन कंज्यूमर को कहा जा रहा है जो दूसरों को खाए लेकिन उन्हें कोई ना खाए। दे कैन ईट अदर्स बट नॉट ईटन बाई, दूसरों को खाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं खाता, वो टॉप कहलाते हैं। फिर सुनो, जो दूसरों को खाए लेकिन उनको कोई ना खाए, जिंदा रहते हुए, मरने के बाद तो कुछ भी हो रहा है यार, जिंदा रहते हुए, उन्हें टॉप कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो जानते हो ना आप, आ जाओ लाइन, पिकॉक, मैन, एक्सेट्रा,
ये सब यहां पर आएंगे बेटा। पहले ही सुन लो, जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए तब तक आपके लिए वल्चर स्कैवेंजर है, पहली प्रायोरिटी स्कैवेंजर। क्वेश्चन आया वल्चर है स्कैवेंजर टॉप कंज्यूमर, तो पहले क्या करोगे? स्कैवेंजर। एक और बात सुन लो, मैन एंड मोर, पीकॉक को मोर कहते हैं ना, मैन एंड मोर आर ओमनियोर, ओमनियोर है बेटा, क्योंकि ये तो आप जानते हो जो हाथ लगे सब खा जाता है, और इसको ये सीड भी खा लेता है, ग्रास भी, सांप भी खा जाता है, पीकॉक। सब अपने अपने इलाके के दादा हैं, डॉन है, सब अपने। देखो ना आप, जमीन का दादा, हवा का दादा, पानी की दादी, सब अपने अपने इलाके के ही दादा दादी है बेटा। लेकिन अब मेरी बात को सुन लेंगे बच्चे, लिखना बंद कर दो। जो भी देखना है नॉर्मल देखना है, नेचुरल देखना है, मजबूरी नहीं चलेगी, क्योंकि मजबूरी में तो कुछ भी हो सकता है। फार्मर अपने खेत पे गया, वहां उसे सांप ने काट लिया, ये मजबूरी में किया गया हमला है। सांप को लग रहा है कि मैं इसे मारूं नहीं तो ये मुझे मारेगा। इस प्रकार से किया गया कोई भी मजबूरी का हमला फूड चेन नहीं है, फूड चेन नहीं होती बेटा, ये प्रोटेक्शन में किया गया हमला है। ये कहना जरूरी था आपसे, वरना कुछ बच्चे बाद में आके कह देते हैं ग्रास, गॉड, मैन और पीछे सांप, सांप काट रहा है। क्या ये फूड चेन है? ये कहना अच्छा लगता है कि सांप का खाना ह्यूमन है। जिस दिन लॉयन और मैन आमने सामने हो गए, निर्भर करता है कि इसके हाथ में गन है कि नहीं। गन है तो ये निपटा देगा, नहीं तो अगर उसने इसको निपटा दिया तो क्या ये कहना अच्छा लगता है कि लॉयन का खाना ह्यूमन है? नहीं बेटा, ये मजबूरी का मामला है, ये ईगो का मामला है, क्योंकि वो अपने बराबर का कोई देख ही नहीं सकता, वो तो उसके इलाके की सुरक्षा कर रहा है, उसमें उसने ऐसा किया है। और आपने देखा होगा कि जब वो किसी भी ह्यूमन पे हमला करता है फॉरेस्ट में, तो उसका गला दबा के, दम घोट के, मार के और गुस्से में छिन्न भिन्न करके चला जाता है। याद रखो, क्योंकि वो उसके गुस्से का मामला था, ईगो का मामला था, इसमें ये हमला हो रहा है। तो ये मजबूरी के केस है, इनको आप फूड चेन नहीं कहते बेटा। अब जो मैं कह रहा हूं वो सब बच्चे ध्यान, कोई भी ऑर्गेनिज्म T1 पे मिलता है, आप कह देना वो प्रोड्यूसर है। अगर आपको कोई T2 मिल जाए तो आप कहना वो प्राइमरी कंज्यूमर है। अगर आपको कोई T3 मिल जाए तो आप कहना कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब आगे देखो, ये एक्स कौन आया, ये एक्स कौन आया? अरे हो सकता है कि इसे आगे खाया जा सकता है तो टर्शरी, और नहीं तो ये क्या कहलाएगा? टॉप कंज्यूमर। ये बात पहुंच पा रही है क्या सब बच्चों तक? मेरा स्टेटमेंट सुने बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहना, ट्रॉफिक लेवल को बताना, टॉप कंज्यूमर कहना, फूड चेन को रोकना। रिपीट करूं क्या? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहना, ट्रॉफिक लेवल बताना, टॉप कंज्यूमर कहना, फूड चेन को रोकना। अब आगे कोई नहीं आएगा। आपके सामने एक फूड चेन आ रही है, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक। जे रहा T1, टी टी टी। ये कौन है रे? पक्की बात है, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? टर्शरी कंज्यूमर। मैंने स्नैक लिखा है ना, कोंडा नहीं। इसके आगे हॉक या पिकॉक आ सकता है, और इसको कहोगे आप टॉप कंज्यूमर। बच्चों मेरा स्टेटमेंट जरूर सुनिएगा और समझ में आए तभी हाँ भरना।
हॉक अपनी फूड चेन का क्वार्टनरी कंज्यूमर भी है। टर्शरी की बात कौन आता है? हॉक अपनी फूड चेन का क्वार्टनरी कंज्यूमर भी है, लेकिन उसे क्वार्टनरी ना कह के टॉप कहना ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि फूड चेन रुक चुकी है। अरे टर्शरी की बात क्वार्टनरी आता है तो अंडरस्टूड है रे। नहीं पहुंचा क्या? पहुंच पा रहा है? पक्की बात? तो यहां पर याद रखो, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहना ये तो होता है ट्रॉफिक लेवल को बताना, लेकिन टॉप कंज्यूमर कहना मतलब कि फूड चेन को रोकना। क्या कहते हो, सच है, सही है? यही है। स्टेटमेंट आ रहे हैं, टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन स्टेटमेंट सुनो। सुन, पहला स्टेटमेंट सही या गलत? सही या गलत? पक्की बात है? सही। दूसरा स्टेटमेंट सही या गलत? सारे कार्निवोर प्रेडेटर, क्योंकि वो तो स्कैवेंजर भी होते हैं। हाँ। तीसरा स्टेटमेंट, सारे प्रेडेटर कार्निवोर नहीं होते। सही या गलत? सही है, क्योंकि आजकल तो हर्बीओर भी प्रेडेटर है। स्पैरो? तो कहो बेटा आल। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपके मन में आ रही है जिनको देख के सोचना पड़ेगा कि यार कौन सा कंज्यूमर है, तो उसकी चर्चा भी करेंगे आपसे अगले एपिसोड में।